नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जोधपुर से। जोधपुर में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। बड़ी खबर जोधपुर से, युवक ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वो तस्वीरें भी आपको अब टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। इस युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। वजह, कारण पारिवारिक कलह है। आग लगने से 15 से 20% तक ये युवक जल गया है। पारिवारिक झगड़े को लेकर इसने आत्मदाह की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। युवक का अब महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मामला क्या पूरा और इस युवक की फिलहाल क्या हालत? देखिए, बात करें तो युवक जो है करीब 15 से 20 से जिला है। मामला इस प्रकार से है कि इन दोनों ने विवाह किया था। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब इसकी पत्नी इसको छोड़ कर चली गई और ये लगातार अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, और जब इसे पता चला कि ये चीरगढ़ क्षेत्र में स्थित एक स्पा में इसकी पत्नी काम करती है, तो वो वहां पहुंचा और उससे कहा कि घर चल, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद इसने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हें या तो तुम्हें जला दूंगा या मैं खुद को आग लगा दूंगा। इसके बाद इसने ज्वलनशील पदार्थ खुद को डालकर आग के हवाले कर दिया अपने आप को। और जब सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और देवनगर थानाधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने इसे अस्पताल पहुंचाया। और बाद में जब इसकी पत्नी से बात की तो उसने बताया कि मैं और इसका विवाह होता और दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे। तलाक की स्थिति आ गई थी और तलाक को लेकर एप्लीकेशन भी उन्होंने पेश कर रखी है, लेकिन ये लगातार पीछा करके परेशान करता था, जिसके चलते वो कहीं चली गई और अब वापस जोधपुर आई है तो वो फिर से पीछा करने लगा है। जी। जब इस युवक ने खुद को आग के हवाले किया, उसके कितनी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची? पुलिस को कितनी देर बाद सूचना मिली? और अगर युवक की स्थिति आप बता सके, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ठीक है, अगर बात करें तो जो जब घटना हुई तो हाथों हाथ पुलिस को लोगों ने जो है, जैसे इसने ये घटना की उससे पूर्व ही जो है, जब वो हंगामा कर रहा था तभी पुलिस को सूचित कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस सही समय पहुंच गई थी। युवक की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। चूंकि जोधपुर में जो भुंगरा में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड हुआ था, जिसके चलते जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में जो है वो झूसे हुए सभी पीड़ित वहां पर भर्ती है, जिसके चलते इस युवक को वहां पर भर्ती नहीं किया गया है। क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर्स का मानना है कि कहीं इसे भी इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसके चलते उसे सामान्य वार्ड में रखा गया। वो 15 से 20% जला है। जी। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर जुड़े और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की इस युवक ने कोशिश की। पारिवारिक कलह वजह बताया जा रहा है। 15 से 20% तक ये युवक जल गया है, जिसका अब अस्पताल में इलाज जारी। और एक और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से ही, जहां भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड में अपडेट है। हादसे में एक और पीड़िता की मौत हो गई। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। राजपूत समाज का मोर्चरी के बाहर धरना जारी है लगातार। राजपूत समाज ने अब शव उठाने से भी इनकार कर दिया है। 9 शव मोर्चरी में रखे हुए हैं, शव उठाने से इनकार। राजपूत समाज का प्रदर्शन लगातार जारी। कई मांगों को लेकर राजपूत समाज प्रदर्शन कर रहा है। सरकारी नौकरी, मृतक के परिजनों को और मुआवजे की मांग पर राजपूत समाज अड़ा हुआ है। अब तक 33 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। एक कर लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। एक और पीड़िता की मौत। 33 लोगों ने तोड़ा दम। भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एक और पीड़िता की मौत। देखिए, बात करें तो लगातार जब से हादसा हुआ है तब से मौत की खबरों का जो है सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक कुल 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग जो है स्वस्थ हुए हैं। और अगर बात करें तो अभी भी कम से कम 12 से 13 लोग जीवन और मौत से जो है अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। और लगातार जो है मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं लोगों को दुखी कर रहा है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राजपूत समाज है उसमें बात को लेकर आक्रोश फैला हुआ है कि लगातार मौतें हो रही है। और उनकी मांग है कि जो सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद का ऐलान किया गया वो काफी कम है और इसको लेकर वे लगातार जो है
प्रदर्शन कर रहे हैं और मोर्चे के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और चूंकि इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब शवों को उठाने से इंकार कर दिया। लगभग 7 से 8 लगभग 8 से 9 शव जो है अभी मोर्चे में पड़े हैं। और कल देर रात जो है सुगन कंवर जो कि 56 वर्षीय है भीम सिंह की पत्नी, उसकी जो है मौत हुई थी। इसके साथ ही लगातार जो 33 का आंकड़ा जो है पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं लगातार मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। जी अब चंद्रशेखर, कितने और अभी इस गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड के कितने पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं? चिकित्सा व्यवस्थाएं कैसी, क्योंकि इंतजाम तो यहाँ पर पूरे किए गए थे, चिकित्सा व्यवस्थाएं कैसी, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, समझ बात करें तो कुल 51 मरीजों को यहाँ पर लाया गया था, जिसमें से 35 मरीज थे जो 60% से ऊपर जूझ हुए थे, जिनकी मौत के और जीवन का खतरा जो है डॉक्टर ने बताया था कि चूंकि 60% से ज्यादा जले हुए थे, उनको जो है जिंदगी का खतरा है। अगर बात करें तो अब 33 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 6 लोग जो है स्वस्थ हुए थे और अभी भी 12 लोग जो है अभी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि वे लगभग सभी के सभी कम से कम जो है 40% से ज्यादा जले हुए थे, उनको यहाँ अस्पताल जोधपुर लाया गया था और बाकी लोगों को नहीं लाया गया था। तो कहीं ना कहीं अभी 12 लोग और हैं जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। जी, अब राजपूत समाज शव उठाने से इनकार कर रहा है, कुछ मांगे हैं इस समाज की, क्या किसी तरह की कोई वार्ता इनसे हुई, किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया इन्हें? देखिए, बात करें तो राजपूत समाज की ओर से जो प्रमुख मांगे है उसमें ये प्रथम मांगे है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है, उसे कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही अब कई बड़े बड़े नेताओं का जो है इस आंदोलन से जुड़ाव शुरू हो चुका है। हनुमान बेनीवाल भी इसके पक्ष में बोल चुके हैं। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर आकर गए थे और कल ही उन्होंने जो है इसको लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है इन जो है प्रदर्शनकारियों के साथ है और जो क्षत्रिय युवक संघ है, एक राजपूत समाज की बड़ी संस्था है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ी और उन्होंने ये ऐलान किया है कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन का जो है रूप दिया जाएगा। जी ठीक, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में बड़ा अपडेट है। गिरफ्तार डायरेक्टर अंकित की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल एसआईटी की टीम ने इसे गिरफ्तार किया था। अब तक मामले में 106 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, केस दर्ज हो चुके हैं। मामले में एक महिला सहित 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2500 लोगों के साथ ये महाठगी की गई थी। करीब 200 करोड़ की महाठगी हुई थी, 200 करोड़ की ठगी की गई थी। अब लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, आज कल डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेशी, अपडेट क्या अब इस पूरे मामले पर? देखिए, दोपहर तक इनको कोर्ट में पेश किया जाना है और संभवतः कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड मांगा जा सकता है। रिमांड के दौरान इनसे कड़ाई से पूछताछ की जानी है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कई और आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उसके बारे में सुराग पुलिस को, एसआईटी की टीम को नहीं लग रहा है, तो उसके बारे में कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कुछ और आरोपियों के बारे में पुलिस को एक इनपुट मिल सकता है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एसआईटी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इसमें सीएमडी, नायब तहसीलदार सहित कई सरकारी कर्मचारी और भूमाफिया इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। हालांकि 30 के आसपास अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है। 2,500 से अधिक लोगों के साथ चिटफंड कंपनी बनाकर करीब 200 करोड़ रुपए की महाठगी की इस वारदात को अंजाम देने का ये हड़ौती ही नहीं बल्कि राजस्थान का अपने आप में एक अनोखा मामला है। फिलहाल दोपहर बाद में इसको आरोपी को पेश करने के बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा या जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा से खबर, जहां पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 29,300 की सट्टा राशि भी बरामद की है। तो इन लाखों रुपए के हिसाब किताब और 4 मोबाइल भी पुलिस की टीम ने जब्त कर लिए। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
ओम प्रकाश कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार। देखिए, कोटा ग्रामीण की ये जो सुदूर अंचल है, एमपी से सटे इलाके हैं, यहाँ वहाँ विशेष पुलिस की सतर्कता देखी जाती है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है। वहाँ सुकेत इलाके में कोटा रोड पे कार्रवाई करते हुए 6 शटरियों को फिलहाल ये कहा जा सकता है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से लाखों रुपए के हिसाब किताब की जो डायरिया जब्त की है, उनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि 29,300 रुपए की सट्टा राशि बरामद की है। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस ने इस मामले में पूरी जो है जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सट्टे के खिलाफ पुलिस की ये अब एक बड़ी कार्रवाई है और सट्टे के जो अड्डे पर दबिश देकर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी कोटा से ही है, जहां 3 कोचिंग छात्रों की एक ही दिन में सुसाइड के मामले में अब कोटा पुलिस सख्त हो गई है। देर रात को कोचिंग इलाके में पुलिस की टीम ने आकस्मिक सघन चेकिंग की और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और चाय की थड़ियों को चेकिंग कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने एक कार सहित 8 वाहनों को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं कोचिंग इलाके में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 9 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। साथ ही पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में टीम ने हॉस्टल में पहुंचकर कोचिंग छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। कोटा में 3 छात्रों की एक ही दिन में सुसाइड मामले में कोटा पुलिस अब सख्त। हॉस्टल पहुंची पुलिस, छात्रों से बातचीत की, संवाद किया और कोचिंग इलाके में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय की थड़ियों पर चेकिंग कर 26 लोगों को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने। एक कार सहित 8 वाहनों को भी जब्त किया गया है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद उपखंड क्षेत्र के कटार गांव में मनरेगा कार्य के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब मनरेगा स्थल पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी पहुंची। सरपंच प्रतिनिधि हरीश तिवारी ने बताया कि ग्राम विकास उद्यान निर्माण का काम तेजाजी के मंदिर के पास चल रहा था। इसी बीच नरेगा स्थल पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत प्रशासन की जेसीबी पहुंची। इस दौरान पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम गुर्जर ने उसे अपनी जमीन बताते हुए झगड़ा करना शुरू कर दिया। समझाने पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम और उसके पुत्रों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस मारपीट और झगड़े में एक युवक जख्मी हो गया। पूर्व सरपंच पति और उसका बेटा दोनों आए और काम रुकवा दिया। उसके बाद मैंने जाब्ता को फोन किया, पुलिस से जाब्ता आ गया। जाब्ते के मौके पर ही उस जेसीबी के द्वारा उस कार्य को चालू कराया गया। चालू होने के बाद में हमको जाब्ते ने बोला भी आप थाने में आ जाओ। हम थाने में आ गए और उसके पीछे जब नरेगा के मजदूर वहाँ बैठे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया, जिनके मौके पर चश्मदीन ये हमारे भाई लोग हैं। बहुत सारे लोग आगे थे, वहाँ के आते ही वो 2 लाठियाँ निकाली थी, लटर निकाल के वो तलवार लेके आए, फिर आके उनको डरा रहे थे और भगा रहे थे। फिर बाद में कोई हमारे और बहुत सारे लोग थे, उनको पीट रहे थे। फिर वो बचाने के लिए गए थे, लेकिन एक हमारे इंदुलाल जी है, वहाँ के उनके सिर पे चोट आ गई थी और फिर बाद में वो लोग आके बहुत सारे लोगों को पीटा। फिर बाद में काम तो रुकवा दिया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक बेकाबू कार ने कोहराम मचा दिया। बेकाबू कार चालक ने यहां कोहराम मचा दिया। प्रतापगढ़ में 5 से 7 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है चालक नशे में था, शराब के नशे में धुत होकर इसने यह हंगामा किया। यहाँ पर इसने उत्पात मचाया, 4 से 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अब कार को जब्त कर लिया है और कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बटरड स्कूल की साइड में घुसा और वहाँ एक वसीटा धोबी समाज का आदमी, क्या नाम उसका, ईसालाल धोबी का भाई, वो चपेट में आ गया। हम 2 जने बचे। खबर कोटा से है, जहां एक कार शोरूम में कोबरा सांप ने दस्तक दे दी। शोरूम के बाहर वाहन पार्किंग परिसर में ब्लैक कोबरा देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया।
कोबरा को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद आनंद फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगलों में आजाद किया। और अजमेर से बड़ी खबर है, जहां एक नाराज जीजा ने साले की हत्या कर दी। साले पर ट्रेलर चढ़ाकर उसका मर्डर कर दिया। पत्नी को नहीं भेजने से नाराज था जीजा और आरोपी जीजा को अब पाली जैतारण से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर में एक नाराज व्यक्ति ने अपने साले की हत्या कर दी। ट्रेलर चढ़ाकर इस व्यक्ति ने अपने साले का मर्डर कर दिया। पत्नी को नहीं भेजने से नाराज था ये व्यक्ति। अब इस व्यक्ति को पाली जैतारण से गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका आया है। जीपीएस लोकेशन और कॉल डिटेल से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, मामला क्या पूरा? देखिए सुमित, 8 दिसंबर को एक सड़क हादसा हुआ था। उस सड़क हादसे में जो ये मृतक है इसकी मौत हो गई थी और एक मासूम दिव्यांश है वो भी घायल हो गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिक दृष्टि जो है मर्ग दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में संदेह के आधार पर जब मामले की और गहराई से पड़ताल की गई तो ये निकल कर सामने आया कि आरोपी जो जीजा है उसी ने अपने साले की जो है ट्रेलर से चढ़ाकर हत्या कर दी थी। और उसका कारण ये था कि क्योंकि उसकी पत्नी को वो नहीं भेज रहे थे, उसके ससुराल वाले उसके वहां पर, इस कारण से पूरा घटनाक्रम आधारित किया गया था। 8 दिसंबर को कुशायत रोड पर एक ट्रेलर की चपेट में आने से जो मृतक है गोपाल, उसकी मौत हो गई थी। हादसे में उसका बेटा दिव्यांश भी है वो भी घायल हो गया था। ये डाक विभाग में कार्यरत थे और जब इसकी पूरी पड़ताल की गई तो पड़ताल में निकल सामने आया कि जो आरोपी था उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और मामले की आगे की जांच की जा रही है। और खुलासा कैसे हुआ इस पूरे मामले का? देखिए इस पूरे मामले का खुलासा जिसकी संदेह के आधार पर जब गहराई से पड़ताल की गई तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए। इसके अलावा जो मोबाइल लोकेशन है उसको भी सर्विलांस में लिया गया और साथ ही साथ जो आरोपी था उस आरोपी के मोबाइल को भी निगरानी में रखा गया था। उसके बाद संदिग्ध मानते हुए उस पर पड़ताल की गई और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को जयपुर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ा थोड़ा बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बातचीत बनी रहती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है हमारी पार्टी में। अगर थोड़ी सी भी बयानबाजी होती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं जब 2023 के चुनाव पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूं, खड़गे जी से पूछिए। मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो हम इस चीज को टॉलरेट करते हैं। ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी
की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड, आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है। तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती है। चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी, तो यहां पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटा में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि नगर निगम रात में सफाई करवाए। मतलब सफाई के लिए भी जब कोर्ट को दखल देना पड़े तो सफाई व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, धरातल पर स्मार्ट सिटी कोटा में सफाई व्यवस्था कैसी है, ये समझने के लिए एमबीएस अस्पताल और जेके लोन के बाहर का हाल देख लीजिए, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देश में स्वच्छ भारत अभियान चालू है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन कोटा का नगर निगम है कि सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। इस वक्त हम संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में खड़े हैं। जो सफाई कर्मी हैं वो सफाई करते कहीं नजर नहीं आते हैं। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, यहाँ पर जेके लोन अस्पताल है, सफाई की बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सफाई के हालात कैसे हैं? काफी बुरी स्थिति है। शहर में कहीं भी जाओ आप, जगह जगह कचरा पॉइंट पे गंदगी के ढेर नजर आएंगे। आप यहीं देख लो अस्पताल के अंदर, जबकि कहते हैं ना कि अगर अस्पताल स्वस्थ रहेगा तो मरीज आने वाला जल्दी स्वस्थ होकर जाएगा, लेकिन काफी बुरी हालात है। अस्पताल के अंदर देख लीजिए, आप बाहर देख लीजिए, कचरा ढेर, गंदगी से दुर्गंध मारते थे। यहाँ अस्पताल में आने वाले लोग परेशान है। सफाई के किस तरीके के हालात नजर आते हैं यहाँ पे? सही नहीं आते हैं। सफाई दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही। सफाई कुछ नहीं, खाना खाने की व्यवस्था भी इधर उधर भटकना पड़ता है। खाना खाने के लिए भी देखना पड़ता है, कहीं उचित व्यवस्था मिल जाए तो वहाँ देख के फिर बैठना पड़ता है वहाँ पे खाना खाने के लिए भी। गंदगी का कैसा माहौल है यहाँ अस्पताल में? गंदगी, बहुत गंदगी है सर। यहाँ पे उचित व्यवस्था इतनी दिखती नहीं है कि जितना दावे किए जाते हैं उतनी व्यवस्था नहीं दिखती। सफाई कैसी दिखती है? हाँ, गंदगी ज्यादा था यहाँ, बिल्कुल परेशान है, आदमी परेशान है, चलने फिरने को परेशान है। नगर निगम के सफाई कर्मी दिखते हैं? कोई नहीं दिखता, बिल्कुल हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा कभी। सब आपसे एक बात और करना चाहेंगे, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कोर्ट ने फैसला किया है, कोर्ट ने फैसला दिया है, आदेश दिया है कि रात में भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन्हें सफाई करनी होगी। क्या अब सफाई के लिए भी कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा? ये तो बड़ी सोचने की विषय है। जब दावे कर रहे हैं कि पूरे भारत में सफाई को लेके पूरी सरकार काफी संवेदनशील है, लेकिन कोर्ट बीच में आ रहा है कि इसका मतलब यही है कि सफाई प्रॉपर नहीं हो रही, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं पूरे शहर में। आपको कुछ सड़कों पे जरूर आपको सफाई करते नजर आएंगे, लेकिन आप अंदर चले जाओ किसी भी कॉलोनी में, मोहल्ले में, गंदगी के अंबार नजर आएंगे। लोग परेशान है गंदगी से, पूरे शहर के लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। उदयपुर में शुक्रवार को वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हुआ है। 3 दिन तक चलने वाले इस म्यूजिक फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और म्यूजिकल बैंड भाग ले रहे हैं। संगीतकार पेपॉन ने फ्यूजन बैंड के साथ समा बांधा तो राजस्थानी लोकगीतों ने भी श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी।
राजस्थानी लोकगीतों का समा, राजस्थानी लोकगीतों का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोला। देश दुनिया के नामचीन कलाकार यहाँ पहुंचे। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ का मौका था और यहाँ पर जमकर इन गानों से, सुरों से समा बांधा गया। तस्वीरें उदयपुर की, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।